Good morning, students. Today we discuss our next topic. In surface chemistry हमारा लास्ट टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट में हमने 13 या 14 प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था. टुडे वी स्टडी अबाउट इमल्सन. टुडे वी स्टडी अबाउट इमल्सन. इमल्सन क्या होता है बच्चों? इमल्सन हमारा एक कोलाइडल सॉल्ट है, इसको हमने प्रीवियस में स्टडी किया था, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड इन नेचर. यानी इन इमल्सन dispersed phase and dispersion medium both are liquid in nature is known as emulsion. इमल्सन क्या होता है बच्चों? जहाँ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर किस में रहेंगे? लिक्विड में. यानी जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिक्विड रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम भी क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा. उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सन. यहाँ पर बच्चों एक हमारे पास इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक होता है एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट. एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? व्हाट आर द एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट? जो सब्सटेंस इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, जो सब्सटेंस क्या करते हैं? इमल्सन को स्टेबलाइज. यानी दो सब्सटेंस which can stabilize the emulsion are known as emulsifier या emulsifying agent. जो सब्सटेंस इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफाइंग एजेंट या एमल्सिफायर. इसका एक एग्जांपल हमारे पास जैसे सोप है बच्चों, एक एग्जांपल है सोप. एक हमारे पास है ग्लेटिन. देखिए बच्चों, सोप हमने क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ में आपको प्रीवियस में आपको पढ़ा चुके हैं. इसमें इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द क्लॉथ हमारे क्लॉथ में ऑयल या ग्रीस का जो फैट यानी फैट मटेरियल प्रेजेंट होता है, ऑयल या ग्रीस प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन पोलर. और वाटर हमारे पास वहां पर क्या है? पोलर. क्या वो दोनों एक दूसरे मिसिबल होते हैं? नहीं होते हैं. वहां पर सोप क्या करता है? एमल्सिफाइंग एजेंट कवर करता है. जो सोप है वो किस कवर करता है? एमल्सिफाइंग एजेंट कवर करता है. और सोप उस ऑयल और वाटर को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है. उसको हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफाइंग एजेंट. ग्लिटिन किस में होता है बच्चों? हम जैसे आइसक्रीम खाते हैं, एक उसमें आइस और एक क्या है? क्रीम है. आइस किससे भी? वाटर से फॉर्म होती है, दैट इज नॉन पोलर. और क्रीम क्या हमारा? फैट है, दैट इज वाटर क्या हमारे पास? पोलर है. और यानी क्रीम हमारे पास जो फैट वो क्या होता है? नॉन पोलर. तो पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं? नहीं होते. लेकिन जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो टेस्ट में एक जैसा नजर आता है. तो किसके कारण बच्चों? जो ग्लेटिन है वो आइस और क्रीम दोनों को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है. दोनों को क्या कर देता है? मिक्स. तो वहां पर भी जो आइस और क्रीम को एक इमल्सन स्टेबलाइज करता है वो एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? ग्लेटिन होता है. क्या होता है? ग्लेटिन. यानी ग्लेटिन कैन स्टेबलाइज द इमल्सन ऑफ आइस एंड क्रीम. क्लियर? तो एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस हमारे इमल्सन को स्टेबल करता है. इमल्सन को क्या करता है? स्टेबल. जैसे सोप ऑयल प्लस वाटर को डिसॉल्व करता है ड्यूरिंग क्लीनिंग एक्शन ऑफ द क्लॉथ. ग्लेटिन हमारे आइस और क्रीम दोनों को मिसिबल करके हम आइसक्रीम का टेस्ट होता है हमारा. एक होता है बच्चों डेवलिसिफिकेशन. डेवलिसिफिकेशन क्या होता है? इमल्सन में तो हमारे दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? मिक्स होते हैं. और डेवलिसिफिकेशन क्या करते हैं? हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलिसिफिकेशन. जो हमारे बहुत कंपोनेंट लिक्विड में होते हैं, अगर उन लिक्विड कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेवलिसिफिकेशन. क्लियर? यानी डेवलिसिफिकेशन में क्या होता है?
it may be state size, it may be state size, separation of dispersed phase from dispersion medium, is called diversification. देखिए इमल्सन क्या होता है, जहां पर बोथ कंपोनेंट्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, लिक्विड होते हैं। एमल्सिफ और एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन डेवलसिफिकेशन में क्या होता है, यानी यहाँ पर हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलसिफिकेशन। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इमल्सन। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, इमल्सन में दो टाइप्स का भी आपका, एक हमारे पास है ऑयल इन वाटर और सेकंड है वाटर इन ऑयल। यानी नेक्स्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ द इमल्सन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ इमल्सन। इमल्सन हमारे पास दो टाइप का है, वन इज द ऑयल इन वाटर टाइप और सेकंड इज द वाटर इन ऑयल टाइप। देखिए बच्चों, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन क्या होते हैं, एक हमारे पास है ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन क्या होता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। देखिए बच्चों, ऑयल इन वाटर टाइप यानी ऑयल किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। तो इसका मतलब यह जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स्ड फेज वो हमारे पास क्या है, ऑयल, और जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम वो हमारे पास क्या है, वाटर। यानी ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल क्या है, वाटर के अंदर। इसका मतलब ऑयल हमारा लेस है और वाटर क्या है, मेजर कंपोनेंट है। तो डिस्पर्जन फेज क्या होता है यहाँ पर, ऑयल, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर। हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या आते हैं, इसके एग्जांपल में हमारे पास मिल्क आता है। मिल्क में जो फैट वो लेस है, फैट क्या होता है, लेस, और उसमें वाटर की अमाउंट क्या होती है, मैक्सिमम। तो एक तो हमारे पास मिल्क हो गया और एक इसका एग्जांपल होता है वेनिसिंग क्रीम, वेनिसिंग क्रीम। क्लियर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, वेनिसिंग क्रीम। एक इसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड टाइप इमल्सन का आता है, सेकंड टाइप में हमारे पास क्या आता है, वाटर इन ऑयल टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन का मतलब क्या है कि वाटर किस में है, ऑयल में। तो यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, वाटर है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ऑयल है। इसका मतलब यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा बच्चे, यहां पर आपके पास वाटर होगा, और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन जो मीडियम है वो हमारे पास क्या है, ऑयल है। क्या होगा यहाँ पर, ऑयल। मीन्स वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास क्या होगा, वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, ऑयल। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, जैसे बटर, एक आता है कोल्ड लीवर ऑयल, और एक आती है कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम। क्लियर। ये इसके एग्जांपल्स हैं। हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज जिसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या रहेगा, ऑयल।
बच्चों इन ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एमल्सिफाइंग एजेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यानी एमल्सिफाइंग एजेंट इनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल इन वाटर टाइप में हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया, ऑयल, और मीडियम क्या हो गया, वाटर। इसका एग्जांपल मिल्क हो गया और वेनिसिंग क्रीम हो गया। लेकिन सेकंड एग्जांपल वाटर इन ऑयल टाइप में, तो यहाँ डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया, वाटर, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या हो गया, ऑयल। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल है, बटर, कोल्ड लिवर या कोल्ड क्रीम। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास सीबीएसई में लगभग यहाँ तक ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसमें। हालांकि विल्सन के कुछ मेथड्स भी हैं, उनको इतनी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ द एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशंस ऑफ द एडजॉर्प्शन या एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। पहले हम एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। देखिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल को कैसे स्टडी करेंगे आप, यानी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, जो हमारा कोलाइडल सोल है उसके एप्लीकेशंस में हमारे पास सबसे, वैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है बच्चों, मैं मेन एप्लीकेशन करवा रहा हूँ आज। जैसे एक हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या बता रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। बच्चों डेल्टा क्या है, जिससे वर्ल्ड का सबसे जो बिगेस्ट डेल्टा वो है हमारा सुंदरबन डेल्टा, ज्योग्राफी के अंदर आता है। हम तो यहाँ इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो बता रहे हैं। जो सुंदरबन डेल्टा हमारे पास इंडिया और बांग्लादेश के मिड में प्रेजेंट है, दोनों में, यानी वो हमारे पास जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसके ऊपर इस डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, किसी भी डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है कि हमारे पास जैसे ही कोई भी रिवर होती है वो हिल से आउट होती है, और जैसे वो हिल से निकल रही है तो वो रिवर वाटर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सम क्ले पार्टिकल्स होते हैं, सम स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर, कुछ मड्डी होती है। ओके, यानी जो रिवर वाटर है, जब हमारी कोई भी रिवर हिल से आउट हो रही है तो उस रिवर वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स एंड स्टोन पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास जो रिवर वाटर हो किसका फॉर्म हो जाता है, कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और बच्चों आपको पता है सी वाटर हमारे किस कवर करता है, इलेक्ट्रोलाइट कवर करता है। जो सी वाटर किस कवर कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो जैसे हमारा रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होता है, कोगुलेशन। तो जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, जो हमारे क्ले पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है या स्टोन पार्टिकल्स है, जैसे सेडिमेंट्स, दे आर कोगुलेट, वो क्या हो जाते हैं वहां पर, कोगुलेट, एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। तो इसके अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन डालें तो उसको हम कैसे डाल सकते हैं, यानी कोएगुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, कोएगुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, जैसे हमारे पास क्ले, स्टोन एंड सैंड पार्टिकल on the mouth of river, on the mouth of river, या to contact river with sea water so that formation of delta take place, formation of delta take place। एकदम सिंपल नॉर्मल वर्ड्स में हम ऐसा लिख सकते हैं, कोएगुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। बच्चों सेडिमेंट्स क्या होता है, जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर के अंदर हमारे पास क्ले पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल एंड सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो किस कवर करेंगे, कोलाइडल सोल कवर करता है। और जो ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स, तो जैसे ही माउथ ऑफ रिवर के ऊपर क्या होते हैं, वो सेडिमेंट्स कोगुलेट हो जाते हैं, या टू कॉन्टैक्ट रिवर विद सी वाटर। यानी माउथ ऑफ रिवर हम क्या बोलते हैं, जहां पर जो रिवर है सी वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, वहां पर इन सेडिमेंट्स का क्या हो जाना है, कोगुलेट हो जाना है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। या इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एज वी नो
river water contain a number of sediments, sediments में क्या होते हैं बच्चों? sediments में हमारे पास clay particle, stone and sand particles, clay particle, sand particle और stone particles, ये हमारे क्या होते हैं? sediments। तो रिवर वाटर कंटेन ए नंबर ऑफ सेडिमेंट्स, रिवर वाटर में सेडिमेंट्स कंटेन होते हैं, which act as colloidal soap, when it come in contact with river, so when contact with, sorry बच्चों सी आएगा, when contact with sea, so these sediments coagulate on the mouth of river, so that formation of delta take place, दोबारा से समझिए बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे भी कोई भी रिवर किसी हिल से आउट हो रही है तो उस रिवर वाटर में हमारे पास सेडिमेंट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट्स क्ले पार्टिकल्स के फॉर्म में है, स्टोन पार्टिकल्स के फॉर्म में है, सैंड पार्टिकल्स। तो वो हमारा किस कवर करता है? एक्ट एज ए कोलाइडल सोल। व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद सी वाटर, जैसे ये सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद सी वाटर, जैसे सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, सो दीज सेडिमेंट्स कोगुलेट ऑन द माउथ ऑफ ए रिवर। ये सेडिमेंट्स माउथ ऑफ रिवर पे क्या हो जाते हैं? कोगुलेट, एंड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टेक प्लेस। इस टाइप से हमारा डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ये हमने सिंपल वर्ड्स में बताया था, कोएगुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, कोएगुलेशन ऑफ सेडिमेंट, जितनी भी हमारी सेडिमेंट्स हैं उनका क्या हो जाता है? कोगुलेशन ऑन द माउथ ऑफ रिवर, या टू कॉन्टेक्ट रिवर विद सी वाटर। जैसे रिवर सी वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं ये उसके रिवर के माउथ के ऊपर क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बच्चों एक हमारे पास होता है आर्टिफिशियल रेन। एक जो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो क्या आती है? आर्टिफिशियल रेन आती है। ये कहते हैं जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, अगर उनको हम क्लाउड्स के अंदर स्प्रेड कर दें, क्लाउड्स के अंदर क्या कर दें? स्प्रेड, तो वो क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में क्या कहें? ये कहता है हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, अगर ऑपोजिट चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेट इन द क्लाउड्स, सो दे कैन कोएगुलेट एंड फॉर्म ए बिगर पार्टिकल्स, यानी the opposite charge colloidal particle are spread in clouds, so they can coagulate and form a bigger particle, which is known as artificial rain, which is known as artificial rain। बच्चों यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन को हम क्या बोलते हैं? कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट चार्ज के, अगर उनको हम क्लाउड्स में स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड वो कर दिया हमने, तो वो क्या होते हैं? कोएगुलेट होकर एक बिगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेन। एक बच्चा हमारे पास एप्लीकेशन आता है इन ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई।
बच्चों स्काई का हमारा ब्लू कलर कैसे आता है, जैसे हमारे पास जो सनलाइट होती है और हमारे इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही सनलाइट हमारे पास जो लाइट होती है बच्चों, लाइट जैसे डस्ट पार्टिकल के ऊपर फॉल होती है तो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्कैटर, जिसके कारण हमारा कैसा आता है, ब्लू कलर, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल इन द एयर, यानी हमारे जो डस्ट पार्टिकल है वो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास जो ब्लू कलर है वो क्या होता है, अपीयर होता है। ब्लू कलर क्या होता है, अपीयर। एक हमारे पास होता है बच्चों कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। बच्चों कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो किस कवर करता है, कोलोइडल सोल्ट। जैसे उसमें हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, फेरिक क्लोराइड, तो हमारा ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्योंकि ब्लड हमारा किस कवर करता है, कोलोइडल सोल्ट का, और फेरिक क्लोराइड वहां पर किस कवर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, तो उससे क्या होता है, कोएगुलेशन टेक प्लेस। यानी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या है, ऑन एडिंग FeCl3 in the blood, so coagulation take place, coagulation take place। तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कोएगुलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, कोएगुलेशन। बच्चों बहुत सिंपल सी एप्लीकेशंस है, नॉर्मली आप डिस्कस अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो यार बहुत अच्छे से याद हो सकती है आपको। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें मुश्किल वर्क है नहीं, थोड़ी कोशिश कीजिए। एक बच्चों हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आती है, यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमारे पास एक आता है कोट्रेल चिमनी आती है, यानी प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक, प्रिसिपिटेशन ऑफ द स्मोक, प्रिसिपिटेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल इन स्मोक या कोट्रेल चिमनी। कुछ कोट्रेल चिमनी या प्रिसिपिटेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स क्या है, ये जो हमारा प्रिसिपिटेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इन स्मोक या कोट्रेल चिमनी है, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफोर्सिस के प्रिंसिपल को कवर करती है, यानी इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम कर रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें बच्चों क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चिमनी होती है, आपके पास ये हमारे पास एक चिमनी है, इसमें हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा देते हैं। ये क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा देते हैं। क्लियर। जैसे हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाते हैं तो इनके अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं, इनके ऊपर चार्ज अपेयर होता है, तो जैसे यहाँ से स्मोक आएगी बच्चों, तो हमारे जो ऑपोजिट चार्ज के जो कार्बन पार्टिकल्स है, कार्बन पार्टिकल्स इन प्लेट्स पे क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। कार्बन पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, फ्री एयर बचेगी। क्या बचेगी, फ्री एयर। तो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जितने भी हार्मफुल कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स के साथ में क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, इन इलेक्ट्रिक प्लेट के साथ में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, फ्री एयर बचेगी। क्या बचेगी, फ्री एयर, यानी इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक चिमनी होती है, इसमें हमारे पास प्लेट्स होती हैं, इनमें हम जैसे करंट पास करते हैं तो इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो जैसे यहाँ से हमारे पास जो कंपनीज या फैक्ट्रीज के अंदर जो चिमनी होती है उसमें जैसे स्मोक गैस आती है, तो हार्मफुल कार्बन पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है, और उससे क्या आउट होता है, आपके पास फ्री एयर आउट होती है। क्लियर बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसका आप अच्छे से कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है अबाउट कैटालिस्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैटालिस्ट। इसको बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसे मोस्ट ऑफ हमारे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द कैटालिस्ट, व्हाट इज द
कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या बच्चों, हम प्लस वन से पढ़ जाते हैं कि व्हाट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है विच कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को आइदर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर, यानी कैटालिस्ट क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस which can either increase or decrease the rate of reaction, which can increase or decrease the rate of reaction without undergoing any chemical change, without undergoing any chemical change, is known as catalyst, is known as catalyst। देखिए बच्चों, हमने क्या बताया कैटालिस्ट क्या होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2KClO3, ये ब्रेक होगा 2KCl + 3O2, यहाँ पर जो MnO2 है वो किस कवर करेगा, कैटालिस्ट कवर करेगा, यानी MnO2 हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट, इट एक्ट एज द कैटालिस्ट। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये किस कवर करता है बच्चों, कैटालिस्ट का। यानी कैटालिस्ट क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विच कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल सब्सटेंस इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, उसके सेल्फ में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। यानी कैटालिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। बच्चों एक हमारे पास होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। देखिए पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब प्लस, जो केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ इंक्रीज करते हैं, क्या करेंगे, सिर्फ इंक्रीज करेंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। यानी दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस which can increase the rate of reaction, increase the rate of reaction are known as पॉजिटिव कैटालिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट। सेकेंड टर्म में हमारे पास आता है नेगेटिव कैटालिस्ट। क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट में क्या आते हैं बच्चों, जैसे पॉजिटिव कैटालिस्ट हमने क्या बताया, दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। यानी किसी भी कैटालिस्ट में बच्चों कोई केमिकल चेंज तो आता ही नहीं है, वो रिएक्शन में इंटर करता है, उसकी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा और लास्ट में रिएक्शन से आउट हो जाता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, जो केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और लास्ट में रिएक्शन से क्या हो जाएगा, आउट। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसके रेट को इंक्रीज करेगा और लास्ट में रिएक्शन से आउट। तो जो केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, उसको हम पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज chemical substance which can decrease the rate of reaction। जो केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और जो भी केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव कैटालिस्ट रहेंगे। वो क्या रहेंगे आपके पास, नेगेटिव कैटालिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। क्लियर। इसके जस्ट बाद बचा हमारे पास
एक हमारे पास आता है प्रोमोटर और एक हमारे पास क्या आता है पॉइजन। वन इज द प्रोमोटर और वन इज द पॉइजन। बच्चों प्रमोटर क्या होता है और पॉइजन क्या होता है, देखिए हमारे पास वन इज द प्रमोटर और वन इज द पॉइजन। बच्चों हमारे पास प्रमोटर क्या है, व्हाट इज द प्रोमोटर, व्हाट इज द प्रोमोटर। बच्चों प्रमोटर क्या होता है, जो हमारी एक्टिव साइट है कैटालिस्ट की, जो क्या होती है एक्टिव साइट ऑफ कैटालिस्ट, उसको और भी एक्टिवेट कर देता है, और भी क्या कर देता है एक्टिवेट। क्लियर, यानी दोज सब्सटेंस which can activate the active site of catalyst, those substance which can activate the active site of a catalyst, जो एक्टिवेट का मतलब और भी शार्प कर देंगे द एक्टिव साइट ऑफ ए कैटालिस्ट, जो सब्सटेंस कैटालिस्ट की एक्टिव साइट को और भी एक्टिवेट कर देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं प्रमोटर। जैसे हमारे हेबर प्रोसेस है N2+3H2 अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर जो आयरन सॉलिड है बच्चों ये तो है कैटालिस्ट, ये तो हमारे पास क्या है कैटालिस्ट। लेकिन यहाँ पर जो मोलिबिडियम लेंगे ये मोलिबिडियम किसका वर्क करेगा, प्रोमोटर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है, प्रोमोटर। क्लियर, जो सब्सटेंस कैटालिस्ट की एक्टिव साइट को और भी रीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी उसको और भी एक्टिवेट कर देते हैं, और भी क्या करेंगे एक्टिवेट, उसको और भी शार्प कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोमोटर। सेकंड हमारे पास होता है इनहिबिटर, एक प्रोमोटर और एक क्या है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस which can deactivate, those substance which can deactivate the active site of catalyst are known as inhibitor। इसमें आता है हमारे पास आर्सेनिक, एस क्या होता है आर्सेनिक एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज द इनहिबिटर। बच्चों इनहिबिटर में हमारे पास क्या होते हैं, जो कैटालिस्ट की एक्टिव साइट को, देखिए प्रमोटर में क्या है, जो सब्सटेंस एक्टिवेट द एक्टिव साइट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की एक्टिव साइट को और भी एक्टिवेट कर देंगे, और भी क्या कर देंगे एक्टिवेट, वो तो क्या हो गया प्रमोटर। और इनहिबिटर क्या हो गए, जो सब्सटेंस एक्टिव साइट को क्या कर देंगे डीएक्टिवेट कर देंगे, क्या कर देंगे डीएक्टिवेट, वो हमारे पास क्या हो गए इनहिबिटर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। इसके बाद क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। कल बच्चों ऑलमोस्ट हम इस यूनिट को फिनिश कर देंगे, ये माने कि हमारे पास इसके जस्ट बाद एक लेक्चर और रहेगा हमारा, और हमारी जो सरफेस केमिस्ट्री है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की टाइप्स। बच्चों कैटालिस्ट दो टाइप का होता है, ए हमारे पास होता है होमोजीनियस कैटालिस्ट, होमोजीनियस कैटालिस्ट, और बी हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। बच्चों कैटालिस्ट हमारे पास टू टाइप्स के हैं, वन इज द होमोजेनियस कैटालिस्ट एंड सेकंड इज द हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। एक होमोजेनियस कैटालिस्ट और एक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। चलो इनकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या है होमोजीनियस कैटालिस्ट, ये हमारे पास है होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों सेम, जो होमो वर्ड है इसका मीन क्या होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है फेज। जीनियस का मतलब क्या होता है फेज। तो होमोजेनियस कैटालिस्ट में क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये कैटालिस्ट और ये प्रोडक्ट है। क्लियर, ये रिएक्टेंट, ये कैटालिस्ट और ये प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है वो किस में प्रेजेंट रहेंगे,
सेम फेज में प्रेजेंट रहेंगे। किस में प्रेजेंट रहेंगे? सेम फेज। तो होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या होता है? जहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट किस में प्रेजेंट रहेंगे? सेम फेज। यानी व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, reactant and catalyst are present in the same phase। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट किस में प्रेजेंट रहेंगे? सेम फेज में, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटालिस्ट। यानी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट या तो दोनों हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट होंगे, या दोनों लिक्विड में प्रेजेंट होंगे, या दोनों गैस में प्रेजेंट होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। यानी व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, जैसे CO प्लस O2 दोनों गैसियस है, और यहाँ पर कैटालिस्ट है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या है? गैसियस है। और किसका फॉर्मेशन होगा? 2CO2। किसका फॉर्मेशन होगा? 2CO2। हालांकि प्रोडक्ट भी यहाँ पर गैसियस है, लेकिन हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो किसकी रिक्वायरमेंट है? होमोजेनियस के लिए। जो रिएक्टेंट है और जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो किस में प्रेजेंट होने चाहिए? सेम फेज में प्रेजेंट होने चाहिए। किस में प्रेजेंट होने चाहिए? सेम फेज। और रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? होमोजेनियस कैटालिस्ट। जैसे 2SO2 प्लस O2, ये 2SO2 भी गैसियस है, प्लस O2 भी क्या है? गैसियस। और किसका फॉर्मेशन होगा हमारा? 2SO3, ये भी गैसियस है। यहाँ पर जो NO है बच्चों, ये भी गैसियस है। मीन्स रिएक्टेंट भी गैसियस और कैटालिस्ट भी गैसियस। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जब सेम फेज में होते हैं, या तो दोनों सॉलिड में रहेंगे, या दोनों लिक्विड में, या दोनों गैस में। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस कैटालिस्ट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, उन एग्जाम्पल्स को हम इसकी जो होमोजेनियस कैटालिस्ट की जो मॉडर्न जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उसके अंदर हम इनके और भी एग्जाम्पल दे देंगे। इसको क्लियर? तो यहां तक आप समझ गए। सेकंड हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। सेकंड आपके पास क्या है? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। देखिए बच्चों, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या है? हेट्रो का मीन्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। हेट्रो मीन्स क्या होगा? डिफरेंट। बी टाइप हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है? हेट्रो का मीन्स क्या होगा? डिफरेंट। जीनियस का मतलब फेज, जहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। यानी व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट किस में रहेंगे? डिफरेंट फेज, वो हमारे पास क्या होगा? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जैसे आपकी हैबर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस। N2 गैसियस है, H2 भी गैसियस है, ये रिएक्टेंट है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर आयरन सॉलिड है और 2NH3 भी क्या है? गैसियस है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रिएक्टेंट गैस है और कैटालिस्ट क्या है? सॉलिड है। डिफरेंट फेज हो गया ना। रिएक्टेंट तो किस में है? गैसियस में। और कैटालिस्ट किस में है? सॉलिड में। N2 प्लस 3H2 दीज आर द गैस। और आयरन सॉलिड क्या हमारा? कैटालिस्ट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड। और मोलिब्डेनम जो प्रमोटर वो भी सॉलिड है, हालांकि प्रोडक्ट भी क्या है? गैस। तो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है वो हमारे पास किस में प्रेजेंट है? डिफरेंट फेज में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। क्लियर? और एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको हम स्टार्टिंग में एसिड लेते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं। सल्फर का क्या करते हैं? यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करते हैं। या हमने इस गैस को हम यहाँ से ले लीजिए SO2, सेकेंड फेज। SO2 गैस है भी आपके पास, O2 भी गैस है। और यहाँ हमारा कैटालिस्ट क्या होता है? V2O5 वनडेनियम पेंटॉक्साइड। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? 2SO3। किसका फॉर्मेशन हुआ? 2SO3। यानी हमारे पास यहाँ जो रिएक्टेंट है SO2 प्लस O2 दीज आर द गैसियस, ये हमारे गैसियस है। और जो वनडेनियम पेंटॉक्साइड वो हमारे पास कैटालिस्ट किस में प्रेजेंट है? सॉलिड में। तो यहाँ पर भी क्या होगा? डिफरेंट फेज। तो दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों कैटालिस्ट का आगे जो फर्दर टॉपिक इनकी
जैसे होमोजेनियस कैटालिस्ट की तो हमारे पास है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, फिर इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर एक टॉपिक एंजाइम का और एक जियोलाइट का है, जब आपके नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे।